नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील दादन आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की स्वास्थ्य, आपका सभी की तबीयत एकदम बेहतरीन, जोरदार, जबरदस्त होगी। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग है, सभी को मेरा नमस्कार है। एक बार सभी आ जाएंगे, एक बहुत बड़ी संख्या में जुड़ जाएंगे और आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए, तो प्यार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आवाज आदि सभी मेरी एकदम बेहतरीन तरीके से आ रही होगी और सब कुछ बेहतरीन चल रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि जो टॉपिक है, हमारे जितने भी चीजों को हम लेकर चल रहे हैं, वो बेहतरीन अंदाज में आपको समझ में भी आ रहे होंगे। और दूसरा प्यार दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी क्लास है वो बहुत बेहतरीन अंदाज में हम इसी क्रम में दिल्ली सल्तनत को लेकर आगे चलेंगे। लेकिन उससे पहले प्यार दोस्तों, आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, ये आपको यहाँ पर कोर्स ही दिख गया होगा, तो आपको ये बताना चाहता था फिलहाल में कि आपकी जो आज की क्लास रहने वाली है, इस क्लास के जो दौरान आपको अच्छी चीज पढ़नी है, उनसे पहले देखो, ये हमारा कुछ कोर्सेज है। जैसे कि आप मानो आपको ये है कि सर पूरी हिस्ट्री एकदम लाइव आकर पढ़ा होगा कुछ चीजों के बारे में, तो देखो आपको ध्यान रखना होगा। महाभारत भी बैच चल रहा है हमारा, एक महाभारत बैच, जो कि आपको पता होगा, जो 699, कहीं ऐसा तो नहीं, अभी भी 699 का ही चल रहा है, चलो कह दिया तो अभी भी जाकर आप इसे ले सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या रहने वाली है नहीं। और उसके बाद भी 600 रुपए में ले लेंगे, जिसकी एक साल की वैलिडिटी होगी। इसके बारे में आप सभी को सर ने बता ही दिया होगा। एक अर्जुन बैच है, ये भी 600 रुपए में है, और आप इसके अलावा भी एसएससी का भी एक बैच ले सकते हैं 600 रुपए में ही। तो आप उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको पता होगा। जिसके अंदर यूपीएसआई का भी बैच है, वो भी 600 रुपए में है, वो भी 600 रुपए में है। तो जिसने परचेज नहीं किया है वो परचेज कर लीजिएगा, इसमें कोई समस्या आने वाली है नहीं। चलिए, एसएससी यानी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो अभी एग्जाम होना है, ये तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो आपका अभी पीईटी का एग्जाम होना है, जो उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए। ये आपका लोगो लगा हुआ होना चाहिए हर किसी की आईडी पे। आज देखूंगा क्लास के दौरान और क्लास के बाद कि कितने बच्चे सच में मोहब्बत करते हैं, कितने बच्चे सच में मोहब्बत करते हैं, और कितने बच्चों के प्रोफाइल पर, जो अभी यहां पर फोटो आता है, कितने बच्चों के प्रोफाइल पर आज ये वाला लोगो मुझे नजर आता है। और जिनकी प्रोफाइल पर ये वाला लोगो नजर आएगा, समझूंगा बच्चे सच में मोहब्बत करते हैं। सर आप पीडीएफ नहीं डालते हैं, मेरे भाई पीडीएफ नहीं डालता हूं तो ओके, पीडीएफ आज डलवा दूंगा, वैसे डालता तो हूं मैं, ऐसी बात नहीं है। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ऐप है उस पर अपडेट आ चुका है। जो एप्लीकेशन है हमारा, एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो जो एप्लीकेशन, जो हमारे चैनल का नया नाम है टॉप तक, वही यहां पर एप्लीकेशन का नाम है। यही नाम किसका है, एप्लीकेशन का। प्ले स्टोर पर जाकर जब आप डाउनलोड करोगे तो जो भी मैंने आपको कोर्सेज बताए सारे के सारे वही मिलेंगे। ऐप पर क्वालिटी का अपडेट आ चुका है। जो आप क्वालिटी कम ज्यादा, नेट की प्रॉब्लम है, किसी के पास वाईफाई है तो वो एचडी में देख सकता है, किसी के पास नहीं है तो वो कम नेट में काम चला सकता है। तो ऐप में अपडेट आ चुका है, वहां जाकर आप क्वालिटी भी यहां पर चेक कर सकते हैं। चलिए प्यार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सबको बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी। पीडीएफ प्यारे ट्राई करो। पीडीएफ के लिए आपको एक बार ये जो हमारा ऐप है ना, ये डाउनलोड कर लो फटाफट से। जिस इसको पीडीएफ चाहिए वहां भी पीडीएफ मिला करेगी, ठीक है। फटाफट से ये ऐप डाउनलोड कर लो। और किसी का कोई समस्या नहीं है, क्लास को शुरू किया जाए। उम्मीद करता हूं गुड मॉर्निंग सभी के साथ, नमस्कार है, जय हिंद। चलिए आते हैं प्यार दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक और बात ध्यान रखिएगा, एक और बात ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण रूप से, कि जो मेरा जीएस वाला चैनल है, जिसका नाम क्या बनाया है, जिसका नाम ही हमने यहां पर टॉप तक जीएस रखा है। क्या रखा है, टॉप तक जीएस। ये टॉप तक जीएस वाला जो चैनल है ना प्यारे टाइगरों, ये टॉप तक जीएस, जब आप इसे यूट्यूब पर सर्च करोगे तो इतने सारे फेक चैनल आते हैं। और फेक क्या है कि वो चैनल बना लिए हैं स्टूडेंटों ने। अब स्टूडेंट हैं, बड़े हैं, वो एक अलग बात है। तो आपको क्या करना है, क्या करना है कि मेरी जो क्लासेस होंगी ना, वो टॉप तक जीएस वाले चैनल पर हुआ करेंगी। इस पर अब सुनो ध्यान से मेरी बात, कि बहुत से बच्चों ने क्या किया, जैसे वो टॉप तक वगैरह कुछ भी डालते हैं ना, तो उनको और चैनल मिल जाते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, और वैसे तो वहां पर सारे चैनल के लिंक मिलेंगे, लेकिन आपको अगर टॉप तक जीएस सब्सक्राइब करना है ना, तो आप इस लिंक पर जाइएगा जब आप मेरे वाले चैनल पर पहुंच पाओगे। इसलिए बहुत बच्चे क्या है कि और किसी टॉप तक जीएस पर पहुंच गए हैं, जो फेक चल रहे हैं, उन पर मत जाइएगा, लिंक के माध्यम से जाइएगा। इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप मेरे ही चैनल पर पहुंचोगे और जाकर फिर उसे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए आगे बढ़ा जाए प्यारे टाइगरों। लगभग आज ज्यादातर बच्चे ऐप पर ही पढ़ेंगे, क्योंकि ऐप का लुत्फ उठाने का काम कर रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, और ध्यान रखिएगा, अगर कोर्स से संबंधित किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसके लिए आपको बताऊंगा आगे। चलिए
उसके अलावा प्यार दोस्तों इस पर मेल कर दीजिएगा। अगर जैसे कि आपने कोर्स खरीदा और कोर्स खरीदने के साथ कोई समस्या आपको आई, पेमेंट से संबंधित या ऐप से संबंधित या कुछ जानकारी, तो मैं नंबर भी दे दूंगा आपको, लेकिन इस पर मेल कर दोगे, या फिर ऐड नहीं हुए, पेमेंट हो गया है सर, कोर्स नहीं मिला है, तो इस पर मेल कर दीजिएगा। मेल करने के साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्यार दोस्तों आगे, खूबसूरत सी, जानदार सी, जोरदार सी अपनी क्लास पर। जो हमारी क्लास रहने वाली है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में, गुड मॉर्निंग, चलिए आज की क्लास में, चलिए आज की क्लास में आपको पता होगा कि हम जो इससे पहले पढ़ रहे थे, इससे पहले प्यारे दोस्तों मैं बात करूं तो एक ऐसे महत्वपूर्ण शासक के बारे में पढ़ा था जो इस दुनिया का बड़ा कट्टर शासक माना जाता था, जिसको कहा जाता है कि वो दूसरा सिकंदर बनने की कोशिश करता था, जिसको कहा जाता है कि वो पूरी दुनिया जीतने का काम करता था, यानी दुनिया जीतने की कोशिश करता था। उसके पास एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किए थे, और दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के साथ साथ उसने यहां पर चाहत जताई थी कि मैं पूरी की पूरी दुनिया को जीतूं। और प्रमुख रूप से मलिक काफूर ही वह व्यक्ति था जिसने दक्षिण भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों को जीता था जिनको आज से पहले कोई भी दिल्ली पर बैठने वाला सुल्तान या शासक जीत नहीं पाया था। लेकिन प्यारे टाइगरों, इस अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ी सेना भी बनाई थी। सेना बनाने के साथ साथ इस अलाउद्दीन खिलजी नाम के व्यक्ति ने निश्चित रूप से बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार करके बहुत धन एकत्रित कर दिया था। अब धन में क्या था? सोना था, चांदी था। पुराना छात्र हूं, ओके, चलिएगा मैं आपका ओझा शिवांशु ओझा जो है मैं उनका कमेंट बाद में पढ़ लूंगा। तो प्यार दोस्तों चलिए, टेक्निकल टीम आपकी कमेंट को पढ़ रही होगी अगर आपको कोई समस्या है तो। चलिए प्यार दोस्तों, अगर हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी प्रमुख रूप से बहुत साम्राज्य बड़ा करके और धन एकत्रित करने में सफल हो गया था। लेकिन कहा जाता है कि भारत के अंदर जब भारत के लोग जो होते हैं ये हमेशा एक ही व्यक्ति पर छोड़ते हैं सारी चीजें, और वो होता है भगवान। यानी भारत के लोगों को लगता है कि जब कुछ भी हमारे साथ गलत हो रहा है तो निश्चित रूप से हमारा भगवान देख रहा है, और भगवान उसको यहाँ पर उसका किए का कर्म का यहाँ पर फल देगा। लेकिन प्यार दोस्तों, कुछ हुआ भी ऐसा ही। जब अलाउद्दीन खिलजी यहां पर मरता है तो अलाउद्दीन खिलजी के मर जाने के बाद उसका बेटा, जिसके बारे में मैंने बताया होगा आपको, उसका ऐसी नक्कर टाइप की औलाद निकली, नक्कर टाइप के, पप्पू टाइप के व्यक्ति निकले कि कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे कारनामे वह करने लगे। जैसे कि मैंने आपको बताया होगा कि उसका बेटा यहां पर दरबार में महिलाओं के कपड़े और नग्न अवस्था में जाने लगा। तो पब्लिक को समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी जो साम्राज्य विस्तार कर रहा था, जो हमारे साथ दुराचार कर रहा था, उसका कर्म उसके औलाद के सामने आया, और उसकी औलाद इसलिए ऐसा निकली है। यहां तक तो सारी बातें ठीक चल रही थी। प्यार दोस्तों, फिर मैंने आपको एक व्यक्ति बताया होगा जिसका नाम होगा गाजी मलिक। क्या नाम होगा? गाजी मलिक। मैंने बताया होगा किस तरह से गाजी मलिक यहां पर यानी कि खिलजी वंश के यहां का अंतिम शासक की हत्या करके क्या बनता है? सुल्तान बनने की श्रेणी में आगे बढ़ता है। ये छोटा सा गवर्नर एक प्रांत का हुआ करता था। उसके बाद इसके भी मन में आया कि मैं यहां पर क्या बनता हूं, मैं यहां पर शासक बनने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया होगा, जीके तो सरल लगती है, जीके तो सरल लगती है। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? गुलाम वंश पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हम क्या पढ़ चुके हैं? खिलजी वंश पढ़ चुके हैं। क्या? खिलजी वंश पढ़ चुके हैं। और खिलजी वंश के पास अगर हम बात करें तोक से, तो हम कहेंगे तुगलक वंश हमें पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? तुगलक वंश पढ़ना होगा। उसके बाद सैयद वंश, और उसके बाद लोधी वंश। तो आज जो हमारा वंश रहने वाला है कौन सा रहेगा? तुगलक वंश रहेगा। प्यारे टाइगरों, आपको ध्यान रखना होगा कि तुगलक वंश के जो संस्थापक हैं, वैसे तो हम तुगलक वंश के कार्यकाल की बात करें तो तुगलक वंश का जो कार्यकाल रहा है वो प्यारे दोस्तों 1320 से 1414 रहेगा। लेकिन तुगलक वंश के संस्थापक अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक दोनों एक ही नाम रहने वाले हैं, और ये यहाँ पर तुगलक वंश के यहाँ संस्थापक रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आप समझिएगा बात को। अभी तक के इतिहास में जो मैंने आपको समझाता हुआ आ रहा हूं, अभी तक के इतिहास में एक से एक यहां पर जितने भी वंश आ रहे थे अपने आप में सारे के सारे कट्टर रहने वाले थे। इसका कमेंट पढ़ ही लेता हूं। सर मैं आपका बहुत पुराना छात्र हूं, मेरे पास मोबाइल नहीं है, हम दूसरे का मोबाइल में पढ़ते हैं, कभी कभी वो दिखाता नहीं, कभी कभी रीजनिंग बुक भेज दीजिएगा। ओके मेरे भाई, ओके। अगर आप ऐसा है आप दूसरे के मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो आप बहुत निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ते रहिएगा। अब मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, चलिएगा। शिवांशु ओझा नाम है। तो प्यारे दोस्तों,
यानी कि अभी तक के सुल्तानों में, अभी तक के वंशों में एक दूसरे से कट्टर वंश यहां पर रहने वाला था। और अब जो वंश मैं पढ़ाने वाला हूं ये कट्टरता पर आगे बढ़ने वाला नहीं होगा, ये थोड़ा सा उदारवादी दिल के व्यक्ति होंगे और ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अब भारतीयों के हित में सोचना शुरू कर रहे होंगे। या आप यूं कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जिस समय था, अलाउद्दीन खिलजी का मैंने बताया होगा कि वो व्यक्ति 50% से बढ़ाकर टैक्स 80% तक लेने लगा था किसानों से, 80% कर लेने वाला व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी रहा। लेकिन जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक गद्दी पर बैठा, इसको थोड़ा सा चीजें समझ में आई। इसको लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि जो किसान है उस वर्ग को खुश किया जाए, और उस वर्ग को खुश करने के साथ साथ उससे टैक्स कम लिया जाए, और उसके लिए कुछ ऐसा खास किया जाए जिससे कि भारत की उत्पादन क्षमता, जिससे भारत के किसान उत्पादन ज्यादा करें, और जब उत्पादन ज्यादा करेंगे तो मैं उनसे टैक्स कम ले लूंगा, और टैक्स कम लेने के साथ साथ जब ज्यादा उत्पादन होगा तो मेरे पास ज्यादा पैसा आ जाएगा क्योंकि मैं भारत के किसानों को खुश कर दूंगा। गाजी मलिक टाइप का व्यक्ति जो था, गाजी मलिक नाम का जो व्यक्ति था, यह व्यक्ति ऐसा था जो वास्तव में प्यारे दोस्तों ये गाजी मलिक टाइप नाम का व्यक्ति जो था, ये ऐसा व्यक्ति था जिसने पहली बार भारतीय व्यक्ति के पक्ष में सोचना शुरू किया था। इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने भारत के अंदर अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो एक तुगलकाबाद नामक शहर बसाने का काम किया, और यह शहर दिल्ली के अंदर अवस्थित है। आपसे पूछा जाता है कि जो तुगलकाबाद शहर है वह शहर किसने बसाया, तो आप ध्यान रखिएगा तुगलक वंश अपने वंश के नाम पर ही बसा रहा है, और निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि तुगलक वंश नाम से ही यहाँ पर तुगलकाबाद शहर बसाया गया है जो कि दिल्ली के अंदर अवस्थित है। अब इसने क्या खास कर दिया सर, ऐसा क्या खास कर दिया? सबसे पहले इस व्यक्ति ने सोचा कि अगर किसानों को खुश करना है तो आज से पहले उनकी सिंचाई व्यवस्था पर कोई भी नहीं सोचता था। गयासुद्दीन तुगलक ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने भारत के अंदर नहरों को खुदवाना शुरू किया, क्योंकि वो जानता था कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कट्टरता दिखाई थी, और कट्टरता भी किसके लिए? भारतीयों के लिए। इसलिए इस व्यक्ति ने सोचा कि सबसे पहले मैं किसानों को खुश करता हूं, और सबसे पहले नहरों को खुदवाने का काम गयासुद्दीन तुगलक या हम कहें गाजी मलिक ने करना शुरू कर दिया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह होगी प्यारे दोस्तों कि गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों की स्थापना कराई, लेकिन प्यारे दोस्तों ये नहरों को पूरा नहीं करा सका। मतलब जितना इसने टारगेट बनाया था कि मैं यहां पर 500 मीटर 200 किलोमीटर की 10 नहरें खुदवाऊंगा या 50 नहरें खुदवाऊंगा, उन नहरों को ये कंप्लीट ना करा सका। इसे दो तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। एक तो नहरों को खुदवाना किसने शुरू किया, आप आंसर क्या देंगे? आप कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक। एक है कि नहरों का कार्य पूरा किसने कराया, तो ध्यान रखिएगा नहरों का काम पूरा किसने कराया और नहरों को खुदवाना शुरू किसने किया। तो आप जानते हैं कि जब कोई काम अधूरा पड़ा रहता था, जैसे कि मैंने आपको बताया होगा कि कुतुब मीनार टूटकर गिर जाती है, कुतुब मीनार टूटकर गिर जाती है, और जब कुतुब मीनार टूटकर गिर जाती है तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उसकी मरम्मत कराने का काम करता है, और मरम्मत के साथ साथ एक फ्लोर अपना भी बनवा देता है। नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक। यानी फिरोज शाह तुगलक का मानना था कि जो काम अधूरा पड़ा है उसे पूरा करेंगे। तो ये नहरों को जो फिरोज शाह तुगलक था इसने पूरा कराया, और उससे भी बड़ी यानी कि गयासुद्दीन तुगलक से भी बड़ी बड़ी 5 नहरें यहां पर फिरोज शाह तुगलक ने यहां पर खुद कंप्लीट कराई थी। तो जब प्रश्न आपसे यह पूछा जाए कि प्यारे दोस्तों नहरों को खुदवाना शुरू किसने किया, तो उम्मीद करता हूं कि समस्या आनी नहीं चाहिए। नहरों को खुदवाना शुरू तो करेगा कौन? शुरू करेगा गयासुद्दीन तुगलक। नहरों के कार्य को पूरा कौन कराएगा? अब नहरों के काम को पूरा कराएगा फिरोज शाह तुगलक। दोनों प्रश्नों में थोड़ी सी भिन्नता होती है, और थोड़ी सी भिन्नता के साथ ही यहां पर समस्या बहुत ज्यादा बच्चे को हो जाती है। प्यारे टाइगरों, मैंने कहा कि ये किसानों के बारे में सोच रहा था, लेकिन किसानों के बारे में सोचते सोचते आप जानते हैं कि भारत के अंदर किसानों के बारे में क्यों सोच रहा है। कहीं ना कहीं इसके पीछे का मकसद क्या है? इसके पीछे का मकसद है टैक्स। लेकिन प्यारे टाइगरों, कहा जाता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम होने के साथ साथ इसके विचार, इसके दिमाग कहीं ना कहीं अलग तरह के चलते थे। प्यारे टाइगरों, इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। किस पर? इस व्यक्ति ने बंगाल पर एक बार आक्रमण कर दिया। अब हुआ के अंदर ध्यान से समझिएगा, सारी बात को एकदम क्लियर कर देता हूं। इसका बेटा था, किसका? अगर हम बात करें गयासुद्दीन तुगलक का, गयासुद्दीन तुगलक का एक बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। सभी में तुगलक आ रहा होगा, आप चिंता मत करिए, अभी क्लियर करूंगा। ये व्यक्ति गयासुद्दीन तुगलक अपने बेटे को दिल्ली छोड़कर ये एक बार बंगाल आक्रमण पर निकल जाता है। जब बंगाल के आक्रमण पर ये जाता है
जब बंगाल आक्रमण पर जाता है तो इसका बेटा जो था, जो दिल्ली के अंदर था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इतना पढ़ा लिखा कि मुझसे भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत का अब तक सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान ही मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, जिससे प्रश्न भी पूछा जाएगा, जो गयासुद्दीन तुगलक का ही बेटा रहने वाला है। अपने बेटे को गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में छोड़कर यह बंगाल अभियान पर चला जाता है। कहा जाता है कि यहां पर एक व्यक्ति हुआ करते थे जो दिल्ली के अंदर बैठा करते थे, उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। ध्यान से सुनिएगा बात को, क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। ये निजामुद्दीन औलिया नाम के व्यक्ति ये उस समय दिल्ली में ही रहा करते थे, ये उस समय दिल्ली में हुआ करते थे। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे ये दिल्ली के अंदर रहा करते थे और एक संत टाइप के व्यक्ति थे, जैसे सूफी संत होते हैं ना, संत टाइप के व्यक्ति थे। जबकि हम बात करें एक तरफ निजामुद्दीन औलिया और दूसरी तरफ हम बात करें गयासुद्दीन तुगलक, इनमें एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। लेकिन जनता जो थी ये अपने सुल्तान से भी उतना ही प्यार करती थी और निजामुद्दीन औलिया से भी उतना ही प्यार करती थी, लेकिन इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और पब्लिक यहाँ पर जो जनता थी वो किसी को भी यहाँ पर अपने रास्ते से हटाना नहीं चाहती थी, दोनों से बराबर प्यार करती थी, उससे सुल्तान होने के नाते और इससे संत होने के नाते। निजामुद्दीन औलिया का मानना ऐसा है कि जिस समय ये बंगाल पर जाता है, कौन? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक चला जाता है बंगाल पर, और बंगाल पर जाने के साथ यह व्यक्ति अपने बेटे को दिल्ली में छोड़ जाता है। दिल्ली में छोड़ जाने के साथ कहा तो कुछ ऐसे जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था इससे पहले, उस अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया को बहुत सोना चांदी दे दिया था। और गयासुद्दीन तुगलक ने कहा निजामुद्दीन औलिया से कि आप संत टाइप के व्यक्ति हो, सोना चांदी वापस करो। इसने मना कर दिया, इसलिए इन दोनों में बनती नहीं थी, इसलिए इन दोनों में बिगड़ कर रहती थी। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जब निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में था और गयासुद्दीन तुगलक जब गया था बंगाल के अंदर, तो निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली में रहते हुए एक घोषणा कर दी, एक यहां पर पहले से ही बता दिया पूरी दिल्ली की जनता को कि गयासुद्दीन तुगलक अब बंगाल से वापस आने वाला नहीं है। यानी गयासुद्दीन तुगलक पूरी तरह से बंगाल में ध्वस्त हो जाएगा, वहीं पर मारा जाएगा, अब वो वापस नहीं आएगा। ये बात बंगाल में गए हुए इस गयासुद्दीन तुगलक को कैसे पता चल दी कि दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन औलिया टाइप का जो संत है उसने दिल्ली के अंदर एक घोषणा करा दिया है कि गयासुद्दीन तुगलक जिंदा वापस बंगाल से नहीं आएगा, वो वहीं पर मारा जाएगा और उसका बेटा गयासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक अब अगला सुल्तान बनने वाला है। इसने जब बंगाल में यह बात पता चली गयासुद्दीन तुगलक को, तो इसने फरमान जारी करवाया, दिल्ली के लिए भिजवाया कि ध्यान रखना निजामुद्दीन औलिया, अगर मैं दिल्ली वापस लौट कर आया तो सबसे पहले मैं तेरा खात्मा शुरू कर दूंगा, इसलिए मेरे दिल्ली आने से पहले तो दिल्ली छोड़कर चला जाना। तो इस व्यक्ति ने एक लाइन कही है, हुजूर है दिल्ली दूरस्तो, हुजूर दिल्ली दूरस्तो। और ये बात जो है ये एसएससी ने ऐसे ही पूछी। हर साल बात करें तो ये फारसी लैंग्वेज होती है, लेकिन ये प्रश्न जब पूछा गया एसएससी के द्वारा तो उसने पूछा हुजूर दिल्ली दूरस्तो, ये बात किसकी कही गई है? जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा लगाया था, सुभाष चंद्र बोस का जो नारा था वो था दिल्ली चलो। क्या था? दिल्ली चलो। और अगर आपसे मैं पूछूं कि किस व्यक्ति ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, तो आप कहेंगे निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि हुजूर दिल्ली दूरस्तो, यानी हुजूर अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली अभी दूर है ये किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरे प्यारे दोस्तों? हाँ, दिल्ली अभी दूर है। ओके, अब समझो मेरी बात। जब निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है, तो गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से आक्रमण करके ये भारत की यानी दिल्ली की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि इसको निजामुद्दीन औलिया को झूठा साबित करना था। जब ये व्यक्ति गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था बंगाल से, तो कहा जाता है कि तुगलकाबाद शहर में, कहां पर? तुगलकाबाद शहर में इसके भव्य स्वागत के लिए एक महल बनवाया गया। और प्यारे दोस्तों, वह महल जो था वो पूरा का पूरा इसके प्यार के लिए लकड़ी का बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, इतिहास के अंदर दो ही व्यक्तियों के यहां पर जो महल बनाए गए हैं वो लकड़ी के बनाए गए हैं, एक गयासुद्दीन तुगलक और दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य। यानी इसके स्वागत के लिए लकड़ी का महल तुगलकाबाद में बनाया गया। माना जाता है कि वह घर कुछ ऐसा था जैसे पांडवों के लिए बनाया गया लाक्षागृह था। माना जाता है कि जब ये रात को दिल्ली के नजदीक एकदम पहुंच गया था तुगलकाबाद में, मतलब तुगलकाबाद दिल्ली से बाहर पड़ता था उस समय, आज भी देखा होगा
होगा, आपने एक कॉर्नर पर पढ़ता है। तो तुगलकाबाद के दिल्ली की तरफ बढ़ा था, तुगलकाबाद में पहुंच गया। तो उसने सोचा कि निजामुद्दीन औलिया को तो मैं झूठा कर ही दूंगा, सुबह दिल्ली पहुंच जाऊंगा, एक दिन के लिए विश्राम कर लेता हूं। और ये व्यक्ति तुगलकाबाद में उस लकड़ी के बने हुए महल के अंदर रुक जाता है विश्राम करने के लिए। कहा जाता है कि कुछ ऐसा होता है, और ऐसा पता नहीं वो क्या हुआ कि वो लकड़ी का पूरा घर इस गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर गिर जाता है, और गयासुद्दीन तुगलक उस महल के अंदर ही तुगलकाबाद में मर जाता है। और बात किसकी सच हो जाती है? निजामुद्दीन औलिया की बात सच हो जाती है कि अभी दिल्ली दूर है और ये गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली वापस नहीं आ पाएगा, और यह गयासुद्दीन तुगलक वापस ही नहीं आ पाया। उम्मीद करता हूं कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए किस व्यक्ति का दिल्ली सल्तनत में लकड़ी का महल हुआ करता था, नाम होगा गयासुद्दीन तुगलक। कौन व्यक्ति था जिसने यहां पर बात कही थी, हुजूर अभी दिल्ली दूर है, यानी दिल्ली अभी दूर है? आप कहेंगे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने किसके लिए कहा था कि आप बंगाल से वापस नहीं आओगे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश का संस्थापक था, वह किस तरह के महल में, इसकी मृत्यु कैसे हुई? तो लकड़ी के महल के गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हुई। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद अगला शासक कौन बना? तो मैंने कहा इसी का बेटा, जिसको अब मैं पढ़ाने वाला हूं, मोहम्मद बिन तुगलक, यहां पर हम कह सकते हैं शासक बनने का काम करेगा। प्यारे दोस्तों, बात समझ में आई है तो एक बार यस के साथ बताइएगा। और जय हिंद की बात, जय हिंद का नारा निकल कर आना चाहिए, जिसका उद्घोष मैं समझता हूं कि अगर आप जय हिंद कहोगे तो मैं समझूंगा आपको समझ में आया है। तो बताओ, बात समझ में आई? ये किससे लगा पड़ा है? विवेक। तो मेरे साथ की हो 11 बजे हिस्ट्री की क्लास। चलिए, यस सर, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। चलो, बात समझ में आई प्यारे दोस्तों? बिल्कुल आई, बेहतरीन आई, जोरदार आई, जबरदस्त आई, ऐसी आई कि कभी दिमाग से नहीं निकलेगी। ओके, चलो अब प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। आगे चलने के साथ साथ ध्यान रखिएगा, देखो अगर आपको कोर्स लेने में कोई भी समस्या आ रही है ना, अगर जैसे कि सर हमको कोर्स मिल गया है, पेमेंट हो गया है, कोर्स नहीं मिला, वैसे तो अभी तक एक भी प्रॉब्लम ऐसी आई नहीं है, लेकिन कभी जीवन में आ भी जाए ना, कभी जीवन में आ भी जाए, तो आपको एक नंबर दे देता हूं, जो कि आपको ऑफिस का नंबर होगा, और जिस पर कॉल करके आप क्या कर सकते हो, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। दे दूं फिर? चलो, ये ऑफिस का नंबर लिख लीजिएगा एक बार, अगर कोर्स से संबंधित कोई भी आपको समस्या आ रही हो, ठीक है? चलो बता देता हूं। देखो, एक नंबर तो होगा हमारा 9560, कितना? 9560 488 418, ठीक है? एक तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा जैसे कोर्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ जाए आपको, ठीक है? और अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर जो होगा वह होगा 850-678-7-889, ठीक है? तो ये प्यारे दोस्तों दो नंबर होंगे, 850-696-7-889। तो ये दोनों नंबर होंगे। अगर कोर्स से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो इस पर जाकर आप अभी भी 600 RS का है, बिल्कुल हाँ, जब तक मैं पढ़ा रहा हूं जब तक तो 600 रुपए का मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया है। उसके बाद बढ़ेगा घटेगा वो बाद की बात है, शायद 600 का ही चलता रहेगा, मतलब आज अभी 600 का ही है। तो जब तक मैंने आपको बता दिया ना ये 600 रुपए का, तो कोई सा भी कोर्स ले लीजिएगा, अभी 600 रुपए का मिल जाएगा। यानी जब तक मैं यहां पर पढ़ाऊंगा, जब तक गाना चलेगा, जब तक बसंती नाचेगी, पर आप क्लास लेकर कहीं, क्लास छोड़कर कहीं मत भाग जाइएगा। 600 रुपए का अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है? कोई समस्या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा अगर कोई परेशानी, लेकिन जेन्युइन परेशानी होनी चाहिए, और ऑफिस टाइम पर, यानी 10 बजे से लेकर 10 से 5 तक ही कॉल कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप रात को 11 बजे कोई सो रहा है उस पर ही कॉल कर दिया, बोले सर कोर्स का बताओ, तो 10 से 5 ही कॉल करेंगे तो आपका कॉल अटेंड हो जाएगा। वह फिर अटेंड ना हो तो एक बार व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं आप, उससे भी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बात क्लियर है? चलो, मैंने आपका खरीदा है पर कोई वीडियो, देखो वीडियो 3 तारीख से लाइव पढ़ाएंगे ना, पहले खरीद तो लो तुम, पहले सारी चीजें तो तुमको देख लेना। 3 तारीख से 3 जून से एकदम प्रॉपर वे में सारी वीडियो मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज एकदम से मिल जाएगी, तो उस पर अभी एकदम तगड़ी तरह से आएंगे ना। फिर ऐसे आएंगे कि कभी आपको एक बार में ही धमाकेदार तरीके से चीजों को पढ़ा कर जाएंगे। महाभारत कोर्स है, द्रोणाचार्य कोर्स है, बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है? 3 तारीख से वो लाइव चल जाएगा, ठीक है? चलेगा। कोई रिप्लाई नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है, रिप्लाई निश्चित रूप से मिलेगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉल ही कर लीजिएगा 10 से 5, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं।
कोई रिसीव नहीं करता। नहीं यार ऐसा नहीं है, देखो आप भी जानते हो कि बहुत सारे नंबर आते हैं, मतलब बहुत सारे कॉल आते हैं, तो थोड़ी सी समस्या हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रिप्लाई ना मिले। चलो आगे अपनी बात पर बढ़ते हैं और चीजों को लेकर चलते हैं। आखिरकार हुआ क्या? मैंने आपसे कहा कि गयासुद्दीन तुगलक लकड़ी के शहर में दब के मर जाता है, लेकिन मर गया तो मर गया, हमें क्या याद रखना है, हमें तो मरे हुए लोगों का ही तो इतिहास पढ़ना है। गयासुद्दीन तुगलक लकड़ी के महल में दबकर मर जाता है, और प्यारे दोस्तों जब ये लकड़ी के महल में दबकर मरा, अब इसका एक बेटा शासक बनता है, बड़ा काबिल तारीफ। और इसको तो मैं क्या, दरअसल इसको इतिहासकार ही पप्पू कहते थे, और इतिहासकार इसे इसलिए पप्पू कहते थे जिसके पीछे इसके कुछ कारण रहे थे, और वह कारण क्या रहे थे मैं सारी बातों को करने वाला हूं। पहले ध्यान रखिएगा, आगे चीजों को लेकर चलता हूं कि गयासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद अगला शासक बना मोहम्मद बिन तुगलक। नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक नाम का व्यक्ति जब शासक बना तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा 1325 से लेकर 1351 तक ये दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। टाइम इसलिए याद रखिएगा कि इसके दौरान, इसके साम्राज्य के दौरान, इसके काल के दौरान कुछ कार्य कराए गए होंगे, और जो कार्य कराए गए होंगे कई बार उनका यहां पर क्या पूछ लेता है, यहां पर टाइम टेबल पूछ लेता है कि इसने अपनी राजधानी को कब बदला, इसने कराची पर आक्रमण कब किया, तो ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लेता है। तो ज्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए। 1325 से लेकर 1351 तक इसने शासन करने का काम किया। अब देखो यह व्यक्ति जो था सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत का पढ़ा लिखा व्यक्ति था। मतलब जितने भी अभी तक, चाहे मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा हो, चाहे बलबन पढ़ा हो, चाहे खिलजी पढ़ा हो, कोई भी व्यक्ति पढ़ा हो, सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कोई है तो मोहम्मद बिन तुगलक। दर्शन शास्त्र होता है एक सब्जेक्ट, दर्शन शास्त्र में रुचि रखने वाला व्यक्ति कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिमों को आपस में ना लड़ाने वाला कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे ज्यादा समझदार कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस व्यक्ति को कुछ उपाधियां, कुछ टाइटल इतिहासकारों ने दिए हैं। वो टाइटल क्या रहे? इस व्यक्ति को पूरा पागल कहा जाता था, पूरा पागल कहा जाता था। कुछ लोगों ने कहा नहीं पूरा पागल नहीं है, ये आधा पागल है, जैसे कहते हैं ना यार आधा पागल ही है बिल्कुल। तो ये व्यक्ति क्या है? ये आधा पागल है। इस व्यक्ति को कहा जाता था विरोधी तत्वों का मिश्रण। मतलब इसके दिमाग में इतना ज्यादा मिश्रण बना हुआ है ना कि इसको पता ही नहीं चलता कि करना क्या है। तो विरोधी तत्वों का मिश्रण इस व्यक्ति को कहा जाता है। इस व्यक्ति को मनिहारों का राजकुमार कहा जाता है। एसएससी ने इस प्रश्न को पूछा है, जिसका मतलब क्या होता है? धनवानों का राजकुमार। क्या मनिहारों का राजकुमार वो नहीं जो आपको चूड़ी बेचने आता है? तो प्यार दोस्तों इसको मनिहारों का राजकुमार कहा जाता है। इसे आधा पागल कहा जाता है, इसे पूरा पागल कहा जाता है, इसे उलूग खां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे उलूग खां भी कहा जाता है। इससे पहले भी लोगों को उलूग खां कहा गया है, लेकिन इसे भी उलूग खां कहा जाता है। अब प्यारे दोस्तों इस बात को समझकर चलिएगा कि सर एक बात बताओ, जब इतना पढ़ा लिखा था, इतना समझदार था, इतना दर्शन शास्त्र में रुचि रखता था, तो इस व्यक्ति को ऐसी उपाधियां क्यों? अब यही तो हमें जानना है। लेकिन खास बात क्या थी ना कि दिल्ली सल्तनत के अंदर चाहे इसके टाइटल कैसे भी रहे हो, दिल्ली सल्तनत में अभी तक जितने भी सुल्तान मैंने पढ़ा है इसके बराबर बड़ा साम्राज्य किसी का नहीं था। इवन बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी का भी इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था जितना बड़ा मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य को लेकर चलेगा। आप कहेंगे सर मलिक काफूर जो था अलाउद्दीन खिलजी का, उसने तो पूरा दक्षिण भारत जीत लिया था, तो इससे आगे भी क्या साम्राज्य बड़ा था? तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ऐसी जगहों को भी जीत कर दिखाएगा जिनको अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं जीत पाया था। भले दक्षिण भारत तक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति पहुंच गया था, लेकिन कुछ जगह ऐसी बच गई थी जो बीच में दक्षिण भारत में थी जिनको अलाउद्दीन खिलजी जीत नहीं पाया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक उनको भी जीतने की कोशिश करेगा और जीत कर दिखाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए सबसे बड़ा साम्राज्य दिल्ली सल्तनत का किसका था, तो जैसे पागल कहते हैं उसी का यहां पर सबसे बड़ा साम्राज्य था। सर आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों था? अब इसी चीज पर मैं आपको लेकर आता हूं जो आपको बहुत मजेदार रहेंगे। इसके बचपन का नाम जौना खां होता था। क्या इसके बचपन का नाम जौना खां था? आपसे यह प्रश्न पूछा जाता रहा है। उससे आधा पागल क्यों? अच्छा देखो सही बात है, एक बच्चा कह रहा है कि सर जब ये पूरा पागल था तो इसे आधा पागल क्यों कहते थे? अब अलग अलग लोगों का मत था ना, कोई तुम्हें चिंटू भी कहता है, कोई तुम्हें पिंटू भी कहता है, कोई तुम्हें मोहनलाल भी कहता है, और कोई तुमको धीरेंद्र भी कहता होगा। अब आप कहेंगे जब चिंटू कहते हो सर पिंटू क्यों कहते हो? तो अब चिंटू तुम्हें घर पे कहते हैं, पिंटू तुम्हें कॉलेज में कहते हैं, तो एक अलग बात हो गई ना। तो अब आप ऐसे थोड़ी कह सकते सर आधा पागल था तो इसे पूरा पागल क्यों कहते थे। समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो
प्यारे दोस्तों, मैंने कहा कि सबसे बड़ा साम्राज्य, सल्तनत काल का सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ही वह व्यक्ति था जिसका सबसे बड़ा साम्राज्य था। मैं भी बताने वाला हूं, जब मैं इसका आक्रमण बताऊंगा तो बताऊंगा कि कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने भी नहीं जीता था और मोहम्मद बिन तुगलक ने जीत कर दिखाया था। इसलिए दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का रहने वाला था। प्यारे दोस्तों, ये सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था, पढ़ा लिखा, इसके बराबर कोई पढ़ा लिखा दिल्ली सल्तनत में आज तक गद्दी पर नहीं बैठा था। और यह दर्शन शास्त्र में रुचि रखने वाला व्यक्ति था। किसमें? दर्शन शास्त्र में रुचि रखने वाला व्यक्ति था। अब सर इतना पढ़ा लिखा था, सारी चीजें ठीक थी, तो आखिरकार सर समस्या कहां आ रही थी? आखिरकार इसके साथ क्या क्या चीजें हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होता है प्यारे दोस्तों, सबसे दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा योग्य सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक रहेगा। इसने गलतियां क्या करनी शुरू कर दी? देखो, इसने कहा पहली बात तो मैं कट्टरपंथी नहीं निभाऊंगा, मैं बिल्कुल निष्पक्ष रहूंगा, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, मैं किसी भी व्यक्ति के साथ यहां पर भेदभाव नहीं करूंगा। इस व्यक्ति ने पहला व्यक्ति था जो हिंदुओं के होली के त्योहार में जाकर शामिल हो जाता। अच्छा, आप एक बात बताओ, याद करने का तरीका बताता हूं कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा क्या वो धार्मिक चीजों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा? कदापि नहीं करेगा। मैं बार बार कहता हूं कि जो निरक्षर लोग होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं, उनको धर्म के नाम पर ही सबसे पहले लड़ाया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहां पर पढ़ा लिखा शिक्षित हो गया तो ना तो उसके लिए हिंदू, ना ही मुस्लिम, सिख, ना ही ईसाई, उसके लिए सब बराबर हो जाते हैं। तब यह व्यक्ति पढ़ा लिखा था तो इसको कोई मतलब नहीं था हिंदू मुस्लिम से। ऐसा पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के होली के त्योहार में जाकर शामिल होता था। यह प्रश्न पूछा जाता है आपसे, कौन सा दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जो होली के त्योहार में शामिल होता था? आप कहेंगे कौन हो सकता है? जो सबसे पढ़ा लिखा होगा वही ऐसा कर सकता है। और पढ़ा लिखा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ही सबसे पढ़ा लिखा शासक यहां पर रहने वाला था। अब प्यार दोस्तों आते हैं बाद में फिर हुआ क्या प्यार दोस्तों? 1326 और 1327 दोनों ही टाइम मिलते हैं जब ये अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी लेकर जाता है। दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी लेकर जाता है। अब मैं इसके पागलपन आपको सिखाने वाला हूं। देखो ये कितना बड़ा पागल था और इसको वास्तव में पागल क्यों कहा जाता था। मैं भारत का मैप शायद लगा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बताता हूं। यह व्यक्ति पागल इसलिए कहा जाता था कि इस व्यक्ति ने क्या किया कि मानो यह है प्यारे दोस्तों भारत, अगर मैं इसको भारत बताऊं तो समझने की कोशिश कीजिएगा। मानिएगा ये आपका भारत है। भारत की राजधानी कैपिटल कहां हुआ करती थी? दिल्ली में हुआ करती थी। कहां पर? दिल्ली के अंदर राजधानी हुआ करती थी। अब दिल्ली के अंदर जब राजधानी हुआ करती थी तो अभी तक सारे शासक कहां? दिल्ली से ही शासन चला रहे थे। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या सोचा कि अब मैं अपनी राजधानी को चेंज करता हूं। कारण क्या थे राजधानी चेंज करने के? कि कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि यहां से मंगोल जो थे अफगानिस्तान क्षेत्र से, यहां से मंगोल दिल्ली पर आक्रमण करते रहते थे। इसलिए इसने सोचा कि मैं इस दिल्ली की राजधानी को थोड़ा सा दक्षिण में लेकर चला जाता हूं, जिससे कि मुझे समस्या ना होगी, मैं राजधानी का स्थानांतरण कर लेता हूं। कुछ लोगों का मानना ऐसा था कि यह व्यक्ति क्या सोचा था कि अगर दिल्ली पर बैठकर शासन करते हैं तो दक्षिण भारत को संभालना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि दक्षिण भारत बहुत दूर पड़ता है। दूसरा बंगाल भी बहुत दूर पड़ता है, तो दक्षिण भारत तो और भी ज्यादा दूर पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा सेंटर में आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्यारे दोस्तों हुआ क्या? इस व्यक्ति का और भी बहुत सारे कारण दिल्ली को, राजधानी को स्थानांतरित करने के रहे थे, लेकिन आप प्रमुख कारण मानेंगे कि कहीं ना कहीं इसने कंट्रोल भारत पर रखने के लिए पूरी तरह से अपनी राजधानी को महाराष्ट्र क्षेत्र में लेकर आना चाहता था। मतलब राजधानी को कहां लेकर आना चाहता था? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है दौलताबाद या देवगिरी। क्या है? दौलताबाद या देवगिरी। आप दौलताबाद भी कह सकते हैं, देवगिरी भी कह सकते हैं, ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। तो अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की कोशिश करता है। और जब इसने ये प्रण लिया, सभी पीडीएफ ही पूछो, पीडीएफ नहीं डाल रहे हैं। ओके, कितने बच्चों ने ऐप डाउनलोड कर लिया है जरा बताना, पीडीएफ वाले तुम बताओ कितने बच्चों ने ऐप डाउनलोड कर दिया है। तुम में से ऑफिसर पक्का बनूंगा, ऑफिसर साहब बिल्कुल निश्चित है भाई बनोगे। जितने बच्चों ने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है ना, तो आपके लिए एक ऑफर है आज, ठीक है? आज दे देता हूं एक ऑफर। जितने बच्चों ने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है ना, तो वहां पर आपके लिए जो आज तक क्लास पढ़ाई है, चलो एक बार देख लेता हूं मैं डालूंगा कहां। जिस बच्चे ने भी ऐप डाउनलोड कर लिया है उसके लिए एक ऑफर देता हूं, और जितने भी पीडीएफ के लिए परेशान हो रहे ना, उन बच्चों के लिए एक मैं यहां पर स्पेशल दे देता हूं। चीजें हैं क्या? चलेगा। चलिए,
आज सारी पीडीएफ एक साथ डाल देता हूं, ठीक है, अभी तक जितना पढ़ाया है सारी पीडीएफ एक साथ डाल देता हूं। ऐप पर आप अगर फ्री क्लासेस में जाएंगे ना, अगर आप ऐप पर फ्री क्लासेस में जाएंगे तो फ्री क्लासेस में आपको मेरी क्लास भी मिल रही होगी, ठीक है, उस क्लास के बराबर में ही पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा होगा, उस क्लास के बराबर में ही पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा होगा। जिसने भी ऐप डाउनलोड नहीं किया है फटाफट से उस ऐप को डाउनलोड कर लो। और अब मैं क्या करूंगा, एक क्लास से लेकर अगर 8वीं 9वीं या 10वीं क्लास होगी, एक क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक, क्योंकि मैं पीडीएफ तो डालता हूं लेकिन आप किसी टेलीग्राम में हो, कहीं पर हो, आपके पास पहुंच ही नहीं पा रही है, तो इसलिए एक क्लास से लेकर 10 क्लास तक एप्लीकेशन में फ्री क्लासेस में जहां वीडियो आपको मिलेगी उस वीडियो के बराबर में 1 से 10 क्लास तक की आज पीडीएफ पक्का 1001% डाल दूंगा, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लो और फ्री क्लासेस वाले फोल्डर में जाना, वहां पर मेरी क्लास आपको ये मिल जाएगी। उस क्लास के बराबर में ही एक तरफ लाइव लिखा हुआ होगा शायद, और दूसरी तरफ क्या लिखा होगा, पीडीएफ लिखा होगा। जब आप पीडीएफ पर क्लिक करोगे फ्री क्लासेस में जाकर, तो पीडीएफ में एक क्लास से लेकर 10 क्लास तक जिसे मिली है नहीं मिली है सब भंडारे में शामिल हो जाएगा, प्रसाद सबको पीडीएफ के रूप में मिलेगा। अब खुश हो, अब खुश हो, फटाफट बताओ। फ्री क्लासेस में जाकर पीडीएफ पर क्लिक कर दीजिएगा, सारी पीडीएफ एक साथ दे देता हूं, मैंने दी तो सारी है लेकिन सारी देता हूं 1 से 10 तक की। अब खुश हो, एक बार आप स्माइल कर दो अच्छी सी, एकदम खुश हो सारे के सारे, तो और नहीं हो तो फिर बेकार है मामला। कर लिया सर, ठीक है, चलो फटाफट से टॉप तक का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है। जो एप्लीकेशन है, चाहो तो प्ले स्टोर पर जाकर टॉप तक सर्च कर सकते हो, वहां भी मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं प्यार दोस्तों आगे, अब चलते हैं प्यार दोस्तों आगे। हो गए खुश, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलो अब चलते हैं आगे। अब समझो बात को यार, अच्छी खासी राजधानी चेंज करा रहा था, अभी तुम्हें इतना हंसाता यहाँ पर जिसका कोई जवाब नहीं था, पता नहीं तुम कहाँ पीडीएफ पर ले जाते हो। अभी यहीं पर सकीना आती और यहीं पर सकीना नाचती, समझो। देखो प्यार दोस्तों हुआ क्या कि अब यहां पर दिल्ली से दौलताबाद राजधानी चेंज करने का विचार बना चुका था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने जनता से कहा, दिल्ली की सभी जनता से कहा, बोले सारा का सारा सामान भरो, और सारा का सामान भर के अब चलते हैं महाराष्ट्र, दिल्ली यानी दौलताबाद। दौलताबाद के लिए राजधानी को लेकर और लोगों को लेकर भी चलने की कोशिश करता है। अब ये दिल्ली का बनिया टाइप का साहूकार व्यक्ति, बिजनेसमैन व्यक्ति था, अब जिसका बिजनेस दिल्ली में होगा वो क्यों दौलताबाद महाराष्ट्र जाएगा। इसने कहा नहीं, जबरदस्ती चलना पड़ेगा, क्योंकि अब राजधानी में दिल्ली रखूंगा नहीं। इसने क्या किया कि अपनी सारी की सारी प्रजा को, जो उस टाइम ट्रेन तो हुआ नहीं करती थी, घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी से ये व्यक्ति सारी की सारी प्रजा को पैदल 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 कहां ले आया, दौलताबाद ले आया। दौलताबाद लेकर आते समय, जब गर्मी जून के टाइम में ये व्यक्ति कर रहा था इस काम को, गर्मी में, महाराष्ट्र के अंदर गर्मी में, और जाते समय प्रजा इतनी ज्यादा त्राह त्राह हो गई कि आधे बच्चे आधे महिला तो रास्ते में मरकर ही खत्म हो गए, क्योंकि ये व्यक्ति दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र तक पूरी जनता को सामान समेत पैदल लेकर चला गया। अब जनता जब बीच में ही मर गई, इससे जनता इतना ज्यादा दुखी हुई कि इसको वहीं पर पागल 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 कहकर चिल्लाने लगी, क्योंकि इस व्यक्ति को क्या आवश्यकता थी राजधानी चेंज करने की, राजधानी चेंज करने की आवश्यकता थी तो सामान और जनता को ले जाने की देवगिरी दौलताबाद इसको जरूरत क्या पड़ रही थी। जैसे ये व्यक्ति महाराष्ट्र के अंदर दौलताबाद के अंदर पहुंचा, सारी बात ठीक थी। अब इस व्यक्ति ने 2-3 दिन वहां पर रुका, आराम विश्राम किया, 2-4 जूस यहां पर पिए। जूस पीने के बाद इसको पता नहीं क्या समझ में आया, इस व्यक्ति ने कहा मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं राजधानी को दोबारा दिल्ली ही लेकर चलते हैं। अब की बार जनता से फिर कहा सामान को उठाओ, सामान को उठाकर अब फिर मन नहीं लग रहा, अब फिर से राजधानी हमारी दिल्ली होगी। जो बचे थे इधर से जाने में, अब की बार वो जाने में लौटने में खत्म हो गए। इस व्यक्ति को पूरी तरह से विरोधी तत्वों का मिश्रण कह दिया, और प्रश्न भी बना कि कौन व्यक्ति ऐसा था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। आप ध्यान रखिएगा, इसने पूरी जनता को ऐसे ही पैदल चला चला के दिल्ली से महाराष्ट्र मार दिया। ये व्यक्ति राजधानी को स्थानांतरित करने वाला व्यक्ति था, जिसको आप क्या कहोगे 1326-27 में इस व्यक्ति ने अपनी राजधानी जो दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी या महाराष्ट्र में स्थानांतरित करने का काम किया। यही व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसके कारण क्या था कि ये काम तो सही करता था, लेकिन इसके फेंके गए सारे के सारे पासे उल्टे पड़ जाते थे। मैंने बताया कि मंगोल के आक्रमण भी होते थे, ये सेंटर पर रहकर ये पूरे भारत पर कंट्रोल करना चाहता था। सोचता तो सही था, लेकिन कभी कभी होता है ना कि जो आप काम करोगे वो हमेशा उल्टा ही पड़ेगा। अभी अगला काम बताता हूं, इसे पागल क्यों कहा जाता था। अगला काम सुनो, इसकी अगला काम सुनो। इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने देखा जैसे नरेंद्र मोदी जी ने क्या करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने विमुद्रीकरण कर दिया। विमुद्रीकरण से क्या कर दिया कि आज रात 8 बजे से, आज रात 12 बजे से, सॉरी 8 बजे तो लाइव आए थे मुझे याद है, तो आज रात 12 बजे से इसने क्या किया कि इस व्यक्ति ने शायद नरेंद्र मोदी जी ने भी यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा होगा, इससे कुछ सीख लिया होगा जब विमुद्रीकरण किया था। इस व्यक्ति ने क्या किया
किसने देखा कि जो साम्राज्य के अंदर सिक्के चलते हैं सोने चांदी के सिक्के चलते थे, और सोने चांदी के सिक्के होने के साथ साथ इस व्यक्ति ने पहली बार आरबीआई की तरह काम करने की कोशिश की, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज के समय में करता है उसकी तरह काम करना इस व्यक्ति ने शुरू किया। इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने कहा कि जो मेरा साम्राज्य है इसमें मान लो सोने के सिक्के चलते हैं, सोने के चांदी के। इस व्यक्ति ने कहा कि आज के बाद आज रात 12 बजे से जितने भी साम्राज्य के अंदर सोने चांदी के सिक्के हैं ये आज रात से पूरी तरह से बंद। अब कोई सोने चांदी का सिक्का नहीं चलेगा। इन सोने के सिक्कों को सभी को कहां जमा कराओ, मेरे दरबार में जमा कराओ, और दरबार में जमा कराकर यहां से मेरे दरबार से जो मैंने मुद्रा चलाई है उस मुद्रे को लेकर जाओ। और वो मुद्रा किसकी थी, वो मुद्रा कुछ लोग कहते हैं तांबे की मुद्रा थी, कुछ कहते हैं पीतल की मुद्रा थी, कुछ लोग कहते हैं कि वो चमड़े की मुद्रा थी। आप इतना समझो वो एक सांकेतिक मुद्रा थी, मतलब टॉकिंग टाइप का था। आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो रेस्टोरेंट में जाते समय आप 10 रुपए चाउमीन वाले को दे दिए तो वो आपको टॉकिंग देता है, उस टॉकिंग की वैल्यू 10 रुपए होती है, उसे सांकेतिक मुद्रा कह सकते हैं। जब आप चाउमीन वाले को दोगे तो वो आपको 10 रुपए की चाउमीन दे देगा। आपको समझ में आ गया होगा तो सांकेतिक मुद्रा क्या होती है। इसने कहा सोने चांदी को सारे को जमा कराओ और मैं आपको सांकेतिक मुद्रा दे दूंगा, और वो सांकेतिक मुद्रा आज के बाद हमारे साम्राज्य में चलेगी। लोग गए सोना चांदी जो था इसके साम्राज्य में जाकर जमा कर दिया और वहां से सांकेतिक मुद्रा लेकर आ गए, लेकर आ गए। अब जब सांकेतिक मुद्रा लेकर आए, अब भारत के व्यक्तियों ने उस मुद्रा को एक बार इधर से देखा, एक बार उधर से देखा, बोले कोई बड़ी बात तो है नहीं, और भारत के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं होती, और भारत का टैलेंट भी कॉपी करने के आधार पर। मैंने कल एक चैनल, यानी कल हमने सबने चैनल बनाए थे टॉप तक के नाम से। किस नाम से? टॉप तक के नाम से। देखा तो 18-19 चैनल टॉप तक के नाम के बन गए, मतलब कॉपी करने में कोई भी यहां पर पीछे नहीं है। इसीलिए मैंने जो अपना मेन चैनल जिस पर मैं पढ़ाऊंगा उसका मैंने लिंक ही अब डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया। बच्चा सीधा यहां से टॉप तक पहुंचेगा, टॉप तक जीएस के नाम का जो चैनल होगा यहां से पहुंचेगा। उसके अलावा जो फेक चैनल बनाकर बैठे हैं, एक तरफ से कॉपीराइट, सब पर एक तरफ से कॉपीराइट मरवा दिया, अगले 2-3-4 घंटे में सारे के सारे चैनल खत्म हो जाएंगे। हद तो तब हो गई, चलो चैनल तो ठीक है, हद तो तब हो गई जिस पर मैंने पढ़ाया 45 मिनट की क्लास, और 45 मिनट की क्लास उठाकर अपने चैनल पर डाल दी। कॉपीराइट आएगा भैया, कानून कार्रवाई होगी, पुलिस की एक अगर कंप्लेंट कर दी जाए तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कॉपीराइट तो दे दिया गया, आगे भी अगर ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी जो छात्रों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं तो वो भी काम किया जाएगा। इसलिए ऐसा कोई भी काम मत करना। ये जो आप क्लासेस इधर उधर डालने का काम कर रहे हो, खत्म पूरी तरह से चैनल सिर्फ 24 घंटे में खत्म हो जाता है, कार्रवाई होती है वो अलग, ठीक है। अभी आपको उसकी नॉलेज नहीं है यूट्यूब की। तो लोगों को क्या है, कॉपी करने में बड़ा मजा आता था। अब देखा दोनों तरफ से, बोले सिक्का में कोई बड़ी बात नहीं है। अब उस समय क्या हुआ करता था कि जो बर्तन हुआ करते थे वो तांबे के और पीतल के ही तो हुआ करते थे। अब देखा कि शर्मा जी का छोटा सा बेटा सोनू सिक्के को ऊपर रख के दोनों तरफ से छेनी हथौड़ा लेकर क्या कर रहा है, अपनी थाली को काटने का काम कर रहा है। पिताजी आए, बेटा क्या कर रहा है? बोले पिताजी कुछ नहीं, पैसे बना रहा हूं, पैसे। अब देखा धीरे धीरे पूरे घर में थालियों की आवाज आने लगी, कोरोना को भगाने वाली नहीं थी। धीरे धीरे पूरे साम्राज्य के लोगों ने पूरी तरह से ऐसे के ऐसे सिक्के बना दिए। अब जितने सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य में बंटवाए थे, देखा कि 10-5 दिन में ही इस जनता ने, भारतीय लोगों ने उसके नकली सिक्के बना दिए। अब देखा तो मार्केट में पैसा ज्यादा, सामान कम, कोई भी जा रहा है, पैसे नहीं है, बोला अभी आज 10 मिनट में, बस आरबीआई घर पर बनाकर 10 मिनट में लेकर आया, जगह थाली रखी, आसपास से काटा, सिक्का बन गया, जाकर दे दिया, सिक्का, सामान ले लिया। मोहम्मद बिन तुगलक को लगा यार तूने क्या डिसीजन ले लिया, ये तूने क्यों सांकेतिक मुद्रा चलाई। इस व्यक्ति को लगा एक काम करते हैं, चेंज करते हैं। क्या करते हैं? चेंज करते हैं। इसने कहा कि भाई सांकेतिक मुद्रा बंद। अब सारी की सारी जितनी मुद्रा तुम दरबार से लेकर गए हो, इस दरबार की मुद्रा को सभी लोग वापस करो, दरबार में रखो और दोबारा से सोने चांदी के सिक्के लेकर जाओ। तुमने मेरे को बर्बाद करने बैठे हो, मैं दोबारा इस सांकेतिक मुद्रा को नहीं चलाऊंगा, इस सांकेतिक मुद्रा बंद। इन लोगों ने कहा कि अच्छा सांकेतिक मुद्रा दरबार में जमा करेंगे, सोने चांदी के सिक्के मिलेंगे। इन्होंने और तेजी से बनाने शुरू कर दिए। पीतल ले जाते थे, इसके दरबार से सोना लाते थे, आलू डालते थे, सोना निकालते थे, वो अलग बात है। ये यहां पर और तेजी से सिक्के बना रहे थे। ये पीतल तांबे के सिक्के ले जाते थे और इसके दरबार से सोने के सिक्के लेकर आते थे। ऊपर से बैठा हुआ अलाउद्दीन खिलजी भी इस पर हंस रहा होगा कि मैंने जो साम्राज्य में इतना सोना चांदी इकट्ठा इतनी मेहनत से किया था, इसने एक झटके में सारा लुटवा दिया। जनता के पास सोने के सिक्के, पीतल तो बचा ही नहीं था इनके पास। अगर छोटा सा पीतल का गिलास ही मिल जाता था, उसकी चादर बनाकर लोग सिक्के बनाकर इसके दरबार से उतना सोना लेकर आते थे।
इस व्यक्ति ने भारत के अंदर सांकेतिक मुद्रा जारी की और ये इसके ऊपर पड़ने वाला सबसे उल्टा डिसीजन था, इसीलिए इसको पागल कहा जाता है, आधा पागल कहा जाता है, विरोधी तत्वों का मिश्रण कहा जाता है इस व्यक्ति को। आपको समझ में आ रहा होगा, सोचता तो सही था, ये पढ़ा लिखा था, लेकिन इसके डिसीजन सारे के सारे उल्टे पड़ जाते थे। इस व्यक्ति ने क्या किया, 1337 में नगरकोट पर आक्रमण किया। नगरकोट पंजाब में उस समय पड़ता था, और पंजाब में अगर हम बात करें तो ये नगरकोट ऐसा स्थान था जिसको अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं जीत पाया था। पंजाबी बड़े बहादुर होते थे, इस व्यक्ति ने नगरकोट को जीतने का काम किया। इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने 1337 में कराचल जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है उस पर आक्रमण करने का काम किया। और जानिएगा, जब ये आक्रमण करने की नीति बना रहा था, आक्रमण करने की नीति बनाने के साथ साथ इसने कहा कि यार हद हो गई है, ये अफगानिस्तान के जो मंगोल आदि हैं ये यहां से भारत पर आक्रमण आए दिन करते रहते हैं। इसने कहा अब की बार इन सब के सब आक्रमणकारियों को ही खत्म कर दूंगा। अब तक तो भारत पर आक्रमण करते थे, अब मैं मंगोलों पर आक्रमण करने के लिए अरब क्षेत्र सीरिया में जा रहा हूं, इनको यहां मुस्लिमों को सबको खत्म कर दूंगा, उसके बाद कोई मंगोल आक्रमण भारत पर होगा ही नहीं। इसने प्लान बनाना शुरू कर दिया। इसने 4 से 5 लाख की सेना भारत के अंदर बनाई और भारत के अंदर 4 से 5 लाख की सेना को यहां पर ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और उसको यहां पर वेतन बहुत अच्छी मात्रा में देना शुरू कर दिया। ट्रेनिंग दे रहा था, सिखा रहा था कैसे तलवारबाजी करनी है, कैसे इन मंगोलों को खत्म करके हम आएंगे और किस तरह से चीजों को लेकर चलेंगे। लोगों ने कहा कि महाराज एक बात तो बताओ, ट्रेनिंग तो दे रहे हो, अगर हमारी मृत्यु हो गई, हम युद्ध में मारे गए, इसने कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे परिवार को पहले ही एडवांस में तुम्हारे 6 महीने की तनख्वाह देता हूं और आप आनंद के साथ मर भी गए तो कोई समस्या होने वाली नहीं होगी। लोगों ने कहा ठीक है, आप हमारे परिवार को 6 महीने 7 महीने की एक साथ तनख्वाह दे दो। इसने जितने भी सैनिक थे 4 से 5 लाख, उन सबके परिवारों को यहां पर 4-4, 5-5 महीने की तनख्वाह पहले ही दिवा दी। इन लोगों पर 4-5 लाख की सेना पर इतना पैसा लगाया, ट्रेनिंग कराई और ट्रेनिंग कराने के साथ साथ प्यारे दोस्तों एक दिन अचानक इसका मूड बदला, बोला प्लान कैंसिल। जितना पैसा इसने इन सैनिकों पर लगाया था सारा का सारा बर्बाद हो गया। इसलिए इसके खजाने जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो सोने चांदी पैसे आभूषणों से भरे हुआ करते थे, इस व्यक्ति ने सारे के सारे खजाने खाली कर दिए। इसलिए इस व्यक्ति को पागल कहा जाता है। कोई आधा पागल कहकर पुकारता था, कोई पूरा पागल कहकर पुकारता था, बर्निंग तो इसे छिचोरा कहकर पुकारता था। बर्निंग नाम का इतिहासकार हुआ है जो इसके लिए अलग अलग तरह के नाम लिखने का काम करता है। इतिहास में कहा भी पागल जाता है। अच्छा, आप एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा कि भारत के जो दरबारी इतिहासकार हुआ करते थे वो जिस सुल्तान के दरबार में रहते थे उसी के जैसा लिखते थे। तो इसको आधा पागल पूरा पागल जो लिख रहे हैं ये लोग, इसी के दरबार में रहकर इसने इनको माफ क्यों कर दिया? तो प्यारे दोस्तों मैं आपको समझा देता हूं कि जब जब ये इतिहासकार जो थे ना, जब जब इनको राजा खतरनाक लगता था, ये उसकी बुराई एक भी नहीं लिखते थे। अलाउद्दीन खिलजी के लिए पागल लिखकर दिखाते, इनका गर्दन अलग करवा देता अलाउद्दीन खिलजी। बलबन के समय में उसको आधा पागल पूरा पागल या मनिहारों का राजकुमार कहकर लिखवाते इतिहास के अंदर, वो खत्म कर देता। ये जानते थे ये व्यक्ति जो है उदारवादी दिल का व्यक्ति है, इसको मतलब ही नहीं, सीधा टाइप का व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और आज के समय पढ़ा लिखा होना भी आज के समय में भी सबसे ज्यादा बेवकूफी है और उस समय भी हुआ करती थी। इतिहासकार इसीलिए इसके बारे में जो लिख चाहते थे वही लिख देते थे, ये कुछ भी उनसे कहने का काम नहीं करता था। आपको ध्यान रखना होगा प्यारे दोस्तों, इस व्यक्ति ने क्या किया कि इस व्यक्ति ने जो सती प्रथा होती थी, सती प्रथा को रोकने की कोशिश की थी। सती प्रथा का जो उल्लेख है वो भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में पहली बार पाया गया है। और पहली जो सती हुई थी, एक राजा गोपराज हुआ करते थे, उनकी पत्नी थी जो पहली बार सती होने का काम करती है। तो इस व्यक्ति ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति था, अच्छा काम करता था, इस व्यक्ति ने सती प्रथा को रोकने की कोशिश की थी। और सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से मिलता है। और पहली जो सती मानी जाती है महिला, वो गोपराज की पत्नी थी, जिनका नाम तो नहीं मिलता, लेकिन गोपराज की पत्नी थी जो पहली सती भारत के अंदर होती है। और यह व्यक्ति पढ़ा लिखा होने के साथ साथ ऐसी कुप्रथाओं को रोकने का भी काम करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा काम मोहम्मद बिन तुगलक ने किया या सती प्रथा को रोकने का काम किसने किया? यही होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगर प्यारे दोस्तों आगे बात करते हैं, इसका एक और पागलपन बताता हूं। जैसे देखो, ये नदी होती है गंगा, मान लीजिएगा ये नदी होती है यमुना, इसके जो बीच का ये क्षेत्र होता है ना, इसको दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है वो क्या कहलाता है? वो दोआब कहलाता है। इस व्यक्ति ने क्या किया कि ये जमीन बहुत उपजाऊ होती है। क्या होती है? ये जमीन बहुत उपजाऊ होती है जो गंगा यमुना नदी के बीच में होती है। यहाँ का कर बढ़ा दिया, क्योंकि उपजाऊ जमीन थी, पैदावार ज्यादा होती थी, इसलिए इसने यहाँ का कर बढ़ा दिया।
टैक्स बढ़ा दिया। हुआ क्या कि जिस वर्ष इसने टैक्स बढ़ाया उसी वर्ष यहां पर अकाल पड़ गया, लेकिन टैक्स बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया। इसने कहा जितना टैक्स बढ़ा दिया उतना ही देना पड़ेगा, और यहां के किसानों के पास उस समय जो दोआब क्षेत्र था, यहां पर अकाल पड़ने की वजह से यहां पर कुछ भी आमदनी नहीं होती, इसने फिर भी टैक्स के लिए जो घोषणा कर दी थी वो कर दी और टैक्स उनसे वसूला। इसलिए किसानों ने भी इसको बाद में क्या कहना शुरू किया, ये तो पागल है, ये तो पूरी तरह से पागल है। तो कुछ इसके डिसीजन ऐसे होते थे जो इस पर ही उल्टे पड़ जाते थे। इसलिए ये व्यक्ति सबसे बड़ा साम्राज्य था, पढ़ा लिखा था, दर्शन शास्त्र में रुचि रखता था, और ऐसे इसको टाइटल मिलने का काम करते हैं। आगे प्यार दोस्तों बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना कराई। बस थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, एक विभाग बनाया था, वैसे इसके बस की तो कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी दीवाने अमीर को ही नाम का विभाग बनाया था। कुछ भी नहीं था, बस बना के इसने 2-4 इससे काम करने का काम किया था, और कुछ नहीं था। ये कृषि विभाग था, जैसे कि मैंने बताया कि जो टैक्स वगैरह बढ़ाने का काम किया था, तो एक कृषि विभाग था जो खेती की चीजों को देखने का काम करता था। उसके बाद प्यार दोस्तों अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो दरबारी इतिहासकार थे, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है इसके दरबारी इतिहासकार कौन कौन थे। इब्न बतूता इसी के समय में आया था। चलो मैं इसको कल ही कराऊंगा, कुछ ज्यादा बचा नहीं है, इसलिए मैं इसको कल ही कराऊंगा। जितना मैंने आपको कराया, बस एक बात सुनिएगा, एक बात फटाफट से सुनिएगा कि टॉप तक जीएस का जो चैनल है ना, जो टॉप तक जीएस का चैनल है, उस टॉप तक के जीएस पर मैं आपको क्लास दूंगा। क्या नाम होगा? टॉप तक जीएस। लेकिन उस टॉप तक जीएस पर आपको पहुंचना कैसे है? डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक दिया गया है, आप ऐसे सर्च वर्च करके भटकोगे, वो फालतू की चीजें। टॉप तक जीएस में जाओ और टॉप तक जीएस का लिंक दिया गया है यहां पर डिस्क्रिप्शन में। जो मेरी क्लासेस है ना, ये आपको वहां पर मिला करेंगे। मैं यहां पर स्पेशल आया हूं और आज भी क्लास ले सकता हूं वहां पर, आज भी शाम को क्लास ले सकता हूं। क्वेश्चन वाली क्लास वहां पर लूंगा इसी की, यानी मोहम्मद बिन तुगलक से पहले जो पढ़ाया है वो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्वेश्चन वाली क्लास वहां लिया करूंगा। वैसे टॉपिक की मैं वहां पढ़ाया करूंगा, आज आपको पता नहीं था इसलिए बताना हूं। डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार सभी टॉप तक जीएस को सब्सक्राइब कर लो। ये क्लास भी टॉपिक भी वहीं पर चला करेंगे, अगला जो पढ़ाऊंगा इसके बाद में वो भी वहीं पर पढ़ाया करूंगा, क्वेश्चन भी लगवाया करूंगा। लेकिन आज भी क्वेश्चन की क्लास वहां लेने की कोशिश करूंगा। ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में ही टॉप तक जीएस तक जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के माध्यम से जो आपको लिंक दिया गया होगा। फालतू ध्यान मत दीजिएगा चीजों पर। और जो टेलीग्राम है वहां पर भी मैं लिंक डलवा दूंगा क्लास का, तो आप वहां भी जाकर जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन जिसने डाउनलोड नहीं किया है, 600 रुपए में अभी भी कोर्स मिल जाएगा, उसको फटाफट से जाकर लूट लो, नहीं तो फिर पता चला कि 2500, 1900, 1500 ऐसे कोर्सों के रेट रहेंगे, फिर आपके बस की भी लेना नहीं होगा, फिर थोड़ा सा दिल आपका दुखता है। तो चलो इसको मैं कल पढ़ाऊंगा, और कोई समस्या है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी बात को सुन लूंगा। टॉप तक को कैपिटल लेटर में लिखो, टॉप तक कोई समस्या नहीं, आप कैसे भी लिख लीजिएगा, इसे लिखना है ही नहीं, आपको कहीं लिखना ही नहीं है, लिखने से पजल हो जाओगे बहुत ज्यादा। सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा क्लिक करो, सीधा चैनल पर जाओगे, सब्सक्राइब करो, ठीक है? ओके ओके ओके, मैंने आपकी बात सुन ली है। ओके खान सर ग्रेट, आप भी ग्रेट हो। चलो और कुछ, चलो फटाफट फिर क्लास को यहीं खत्म करते हैं, और एक बार टॉप तक जीएस पर चले जाओ, कभी वहां पर क्लास चले पता चलेगा तुमको कि सर हमको तो क्लास ही नहीं मिल रही है। चलो ठीक है, आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। कोर्स जिसने नहीं खरीदा है फटाफट ऐप में जाओ, पीडीएफ वही मिलेंगी सारे के सारे लोगों को। 1 से 10 क्लास तक की जो आज तक पढ़ा है सारी पीडीएफ एक साथ डलवा दूंगा, इसलिए एप्लीकेशन टॉप तक के नाम से प्लेलिस्ट स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। एक बार कोर्स भी विजिट कर लीजिएगा, बहुत सस्ते कोर्स चल रहे हैं जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा चीजें। तो एक बार जाकर सभी कोर्स देख लीजिएगा, और देखने के साथ साथ विजिट कर लीजिएगा ऐप पर। चलिए बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों।